हाँ, इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 के हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर तो देखिए, इसके पहले हम लोगों ने स्टडी किया मीटर ब्रिज, ये स्लाइड वायर ब्रिज, जिसका प्रिंसिपल था बैलेंस बीट स्टूल ब्रिज। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर हमारा किस तरह का डिवाइस है, क्या काम करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। तो पहला हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज इट इज अ डिवाइस, इट इज a device that is used to measure potential difference accurately। ये पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है। अब दूसरा हमारे पास यहां पे आता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल देखिए, प्रिंसिपल में हमारे पास फ्रॉम ओम्स लॉ से हमारे पास एक रिलेशन है, V इज इक्वल टू I R। ठीक है, और एक और रिलेशन है हमारा जो रेजिस्टेंस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके लिए है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। तो रो हमारी रेजिस्टिविटी हो गई, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जा रहा है V इज इक्वल टू I, R की जगह आ जा रहा है रो L अपॉन A। अच्छा, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, हमारा सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है। जिस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है उस वायर की रेजिस्टिविटी फिक्स है, वायर की यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब ये तीनों चीजें हमारी कांस्टेंट है, तो V किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब V डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है वो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। यहाँ पे बहुत बार लोग गलती करते हैं कि पोटेंशियोमीटर एक सिमिलर आपको उसी तरह का डिवाइस लगता है जैसे मीटर ब्रिज है, कंस्ट्रक्शन देखने में आपको वैसा ही लगेगा थोड़ा बहुत, तो वहां पे आप इसका प्रिंसिपल लिख देते हैं कि बैलेंस बीट स्टूल ब्रिज, जो बिल्कुल गलत है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अच्छा, ये मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली। अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है वो ध्यान से देखिए। सर्किट डायग्राम में यहां पे एक बैटरी हो गई आपके पास, ये बैटरी हो गई, इसको हमने एमीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एमीटर हमारा एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल रियोस्टेट या रियोस्टेट कह लीजिए, रियोस्टेट RH, रियोस्टेट से इसको कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक की हमने लगा दी, ठीक, और ये टर्मिनल, इस तरह का टर्मिनल हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक हम सेल कनेक्ट करते हैं जिसको हम E1 लिख ले रहे हैं, ये हो गया हमारे पास, और इसको हम कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमारे पास यहाँ पे जॉकी आ जाता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक एक सर्किट डायग्राम है। अब जरा देखिए एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, ये आपको बिल्कुल उसी तरह का
सेटअप दिख रहा होगा जैसा मीटर ब्रिज में था। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये जो हमारे एंड्स हैं ए और बी, ये एक वायर यहाँ पे लगा हुआ है जिसकी लेंथ आपको दिख रही है कि 100 सेंटीमीटर होती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा पोटेंशियोमीटर में कई वायर्स होते हैं, कभी कभी 4 वायर होते हैं, कभी 8 वायर होते हैं, या उससे ज्यादा वायर्स भी हो सकते हैं। तो देखिए ये एक्चुअल में होता कैसे है, ये हमारे पास A टू B, ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक मेटेलिक यहाँ पे कनेक्शन रहता है और फिर ये वायर यहां से यहां आ जाता है, ठीक है। ये B हो गया, इसको C कर लीजिए, इसको D कर लीजिए। फिर यहाँ पे मेटेलिक कनेक्शन है, इस तरह से आ गया, ये मेटेलिक कनेक्शन है और ये आ गया। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे ये एंड पॉइंट हो गया और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। इस वायर की लेंथ कितनी हुई ये समझिए, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो यहाँ पे टोटल लेंथ हो गई 400 सेंटीमीटर। अब अगर जॉकी को हम यहाँ से यहाँ पे लेके आते हैं, फिर यहाँ पे स्लाइड करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हो गई 0 to 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर, 200 to 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर और वायर होगा तो उसकी लेंथ वैसे ही बढ़ जाएगी। हम सिंपलीफिकेशन के लिए सिर्फ एक लेंथ आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसी तरह से होता है, उसका बहुत ज्यादा इशू नहीं है। ये पहला कनेक्शन जो ए वाला है यहाँ पे रहेगा और जो लास्ट वाला कनेक्शन है वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक सर्किट डायग्राम, और इसका प्रिंसिपल ये हो गया V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब देखिए क्या होता है, जब इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे तो जैसे हमने मीटर ब्रिज में किया था, इस जॉकी को इस वायर पे हम स्लाइड करेंगे और स्लाइड करने के बाद जो लेंथ हमें मिल गई, जहां पे गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज आवर बैलेंसिंग लेंथ फॉर दिस सेल। इस सेल के लिए ये बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक पोटेंशियोमीटर का सर्किट। अब ये क्या क्या वर्क करता है और किस तरह से वर्क करता है, इसको ध्यान से देखिए। तो यहां पे इसके मेनली दो एप्लीकेशंस हैं। पहला जो एप्लीकेशन है वो है फर्स्ट एप्लीकेशंस में फर्स्ट है इसका टू कंपेयर EMFs of two cells। ये दो सेल्स के EMF को कंपेयर करता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए बेसिक सर्किट हमारा वही रहेगा, बस उसमें नीचे जो एक सेल लगी थी उसमें हम दो सेल लगा देंगे। तो देखिए हमारा क्या हो गया सर्किट, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया था। इसको हमने एमीटर से कनेक्ट किया, यहां पे हमारे पास रियोस्टेट आ गया था, एक की आ गई थी यहां पे, ठीक। और इसके बाद इसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया, ये था हमारा वायर ए और बी, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे हमने एक सेल कनेक्ट किया, इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ है E2। ध्यान से देखिएगा, इस टर्मिनल को हम 1 टर्मिनल कह रहे हैं और इस टर्मिनल को हम 2। जब हमें दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करना होगा तो दो सेल हम यहां पे कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहां पे एक टर्मिनल होगा हमारा, इसको हम 3 कह रहे हैं और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा, उसके बाद ये जॉकी यहां पे लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया जब हमें एप्लीकेशन में टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहां पे 3 टर्मिनल्स दिख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टर्मिनल 1
और 3 को कनेक्ट कर देंगे। जब 1 और 3 को हमने कनेक्ट कर दिया तो E1 सेल जो है हमारी ये यूज में आ गई, E2 हमारी यूज में नहीं है। ठीक है, तो E1 जब यहाँ पे यूज में आ गई तो इसके लिए हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे और वो लेंथ हमारी हो जाएगी, सपोज कीजिए L1। तो यहाँ पे हमने लिखा E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट के बाद ये 3 और 2 को हमने कनेक्ट किया। इसका मतलब ये जो E2 सेल है ये हमारा सर्किट में कनेक्ट हो गया। इसके लिए हमारे पास सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है L2, जहाँ पे डिफ्लेक्शन दूसरी हो रहा है। तो ये सेकेंड सेल के लिए E2 इज प्रोपोर्शनल टू L2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा प्रिंसिपल था वो क्या था, V इज प्रोपोर्शनल टू L, या इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KL, और यहां से K की वैल्यू आ जाएगी K इज इक्वल टू V अपॉन L, और K हमारा एक कांस्टेंट है जिसको यहां पे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकलती है। ठीक है, और ये कांस्टेंट रहता है या इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को E1 इज प्रोपोर्शनल टू L1, अगर इस फॉर्मूले को हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू K L1 और E2 हो जाएगा हमारा K L2, क्योंकि K की वैल्यू सेम होगी। अब अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो ये K और ये K कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम दो सेल्स का EMF यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि E1 का विद रिस्पेक्ट टू E2 क्या होगा, कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, या E2 का इसमें। तो ये सर्किट हमारी यूज होती है टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, दूसरा एप्लीकेशन है हमारा to find internal resistance of cell। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। सर्किट हमारा बिल्कुल वैसे ही है, ये हो गया एमीटर, रियोस्टेट, यहां पे की हो गई, इस की को हम K1 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद यहां पे एक हमने और सेल लगाया E, और यहां पे एक हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और यहां पे एक की K2 कनेक्ट कर दी, ये हो गई हमारे पास। इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया और ये हमारे पास जॉकी से कनेक्ट। तो देखिए यहां पे हमारे पास दो कीज हैं। ठीक है, एक की K1 ये हो गई, एक की K2 हो गई। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट लेंगे K। ठीक है, तो देखिए हमें कंपेयर क्या करना है, तो सॉरी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, K2 को हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे
सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है K2 is disconnected, and K1 connected। ठीक है, जब K1 हमारा कनेक्ट रहेगा और ये हमारा कनेक्ट नहीं रहेगा, इसका मतलब ध्यान से देखिए, ये पोर्शन जो हमारा है नीचे का, ये पोर्शन एक तरह से हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये सर्किट में है ही नहीं, तो उस समय इसकी वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे हम बैलेंस लेंथ फाइंड कर लेंगे जो भी हमारे पास आएगी। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल है V is directly proportional to L, तो इस केस में जो हमारा ये EMF होगा that is equal to E is equal to K L1, ये हो जाएगा नंबर 1 जब हमारा K1 कनेक्ट है और ये डिस्कनेक्ट। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, बोथ आर कनेक्टेड, जब ये भी कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास तो क्या होगा, इसकी वजह से ये जो E है सेल, इसकी वजह से भी इसमें करंट फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा तो अब ये EMF ना होके हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम E की जगह V यूज करेंगे। अब उसके लिए सेकंड केस में जो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो सपोज कीजिए यहाँ पे आ रही है और ये L2 हो जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा V is equal to K L2। सेकेंड केस में ये हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा E upon V is equal to K L1 K L2, ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब L1 upon L2 ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो अभी तो हमारा रिजल्ट आया नहीं कि इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, एक इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला पहले के लेक्चर्स में हम लोग निकाल चुके हैं। उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R is equal to R E upon V minus 1। ठीक है, अब यहाँ पे E upon V की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो वो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो R is equal to आ जाएगा R और E upon V की वैल्यू है L1 upon L2 minus 1। तो ये फॉर्मूला जो हमारा हो गया, इस फॉर्मूले से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे दोनों एप्लीकेशंस हो गए। अब यहाँ पे कुछ बातें ये है कि हमारा जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो थ्रू आउट या तो सेम रहता है या हमारा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि जो पोटेंशियोमीटर हम लेते हैं, किसी में 2 वायर का पोटेंशियोमीटर होता है, 200 मीटर लेंथ 200 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है, 400 800 1200 1600, उसको लेने के पीछे हमारा रीजन क्या है, एक्चुअल में जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी हमारी सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर में उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तीसरी बात ये आती है कि जो हमारे पास वायर होता है, ये वायर हम किस चीज का यूज करते हैं, तो ये वायर हम यूज करते हैं कॉन्स्टेंटेन या मैग्नेलिन का, क्योंकि उसकी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी पोटेंशियोमीटर के बारे में। ठीक है, इस तरह से आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं और थ्योरी को भी बहुत आराम से समझ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। एक बार अगर आप समझ लिए तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर एक बात मैं बता रहा हूं कि यहाँ इसका प्रिंसिपल बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज नहीं है, इसका प्रिंसिपल है
B is directly proportional to N। और कैसे आया वो हम लोगों ने डिस्कस यहाँ पे कर लिया। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर टॉपिक कवर हो गया। ओके।